नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी के सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे दोस्तों उपभोक्ता के संतुलन पर। ठीक है ना। और उपभोक्ता के इस संतुलन को, ये आपको दिख रहा है ना, चाय और, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से बेहतर एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, है ना, ताकि आपका क्लास में भी मन लगा रहे। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, बेहतरीन एग्जाम्पल के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन स्तर को हम बेहतर रूप से समझने का प्रयास करें, व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रत्येक सेशन की तरह सभी जितने भी इकोनॉमी में हमारे जितने भी अभी तक सेशन हुए हैं, सबके सब इसी प्रकार से व्यवहारिक रूप से समझे हैं, जिससे कि आपको सेशन टफ ना लगे। क्योंकि अधिकतर इकोनॉमी में होता क्या है कि जैसे ही 10-15 मिनट की क्लास चलती है, वैसे वैसे आपका सर, ऊपर का जो टॉप फ्लोर है, वो गर्म होते 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 पूरा, है ना, एक प्रेशर कुकर की तरह बन जाता है। तो वो नहीं बनाना है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र को भी कुल मिलाकर के, चाहे अर्थशास्त्र का कोई सा भी पार्ट हो, चाहे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का हो या समष्टि अर्थशास्त्र का हो, प्रत्येक पार्ट हमें राजनीति विज्ञान की तरह ही समझते हुए व्यवहारिक रूप से ही पढ़ना है। और यहां पर ऐसा कोई तथ्य नहीं होता, कोई बिंदु नहीं होता जो आपकी समझ में नहीं आता, सब क्लियर समझ आता है। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों एक बात फिर बताऊंगा, कोई भी सब्जेक्ट जब हमें टफ लगता है तो उसका एकमात्र रीजन होता है। ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट टफ है, कठिन है, इसलिए हमें याद नहीं होता या टफ लगता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका इसके पीछे एक ही कारण होता है कि हम जो सब्जेक्ट हमें टफ लगता है ना, उस सब्जेक्ट को हमने समय बहुत कम दिया है, अर्थात उसे हमने अपने जीवन काल में बहुत कम बार पढ़ा है। और जो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट होता है, फेवरेट जैसा कुछ होता ही नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आपने उस सब्जेक्ट को कई बार पढ़ा है, इस कारण से वो सब्जेक्ट इजी हो गया, और इजी होने के कारण ही आपका फेवरेट बन गया। कभी टफ सब्जेक्ट आपका फेवरेट क्यों नहीं बनता, है ना। रीजन वही है, कुछ भी नहीं है। इकोनॉमी जैसे आप सेशन को लेते जाते हो, उसके तुरंत बाद में आपको पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हम अभी सेकेंड यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों, सेकेंड यूनिट को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा 7वां टॉपिक आज का होने जा रहा है। सेकेंड यूनिट का 7वां टॉपिक होने जा रहा है, जिसमें हमें उपभोक्ता संतुलन पर बात करना है। क्या होता है उपभोक्ता संतुलन, और है ना, इसको पूरे एक विस्तार से और पूरे व्यवहारिक रूप से समझेंगे। ऐसा मत लीजिए कि आप सोचिए मत कि आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक टफ लगता है तो मत समझिए, मत सोचिए कि आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं या कोई संतुलन फंतुलन कुछ पढ़ने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ध्यान से एक बार सुनते रहिए दोस्तों, छोटा सा सेशन होगा। अगर समझ नहीं आए तो क्लास के एंड में बोलिए सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो मैं दावा करता हूं यार पूरा कंप्लीट समझ आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर। चलिए तो आज की इस टॉपिक को हम किन बिंदुओं के माध्यम समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम उपभोक्ता के साम्य पर बात करेंगे। किस पर? साम्य पर, है ना। नई टर्मिनोलॉजी है साम्य, उपभोक्ता का साम्य मतलब संतुलन यार, उपभोक्ता का संतुलन, बैलेंस। ठीक है ना। नेक्स्ट में हम बात करेंगे उपभोक्ता संतुलन के लिए कौन से तत्व आवश्यक है या कौन से तत्व जिम्मेदार है। तो ऐसे हम 2 तत्वों पर चर्चा करेंगे और उन्हीं 2 तत्वों को थोड़ा सा खींचते हुए सेशन को और आगे कंटिन्यू कर देंगे। क्लियर है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे आय कीमत रेखा की। आय और कीमत रेखा क्या होती है, जिसे हमने LM नाम दिया है, आगे क्लास में आपको देखने को मिलेगा। या बजट रेखा क्या होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे व्यवहारिक रूप से। और लास्ट में देखेंगे उदासीनता मानचित्र, इंडिफरेंस मैप, और इस इंडिफरेंस मैप को हम इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से समझेंगे, जैसा कि हम पहले क्लास ले चुके हैं। तटस्थता वक्र याद होगा आपको, तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र एक ही होता है ना। तटस्थता वक्र को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। तो उस इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से, जिसे हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके माध्यम से हम इंडिफरेंस मैप को समझेंगे, तो आपका यह सेशन और इजी हो जाएगा। इसके बाद हम देखने वाले उदासीनता वक्र रेखाएं। किस लिए देखने वाले? उदासीनता मानचित्र को समझने के लिए हम जो इंडिफरेंस वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, उसको समझेंगे, और इंडिफरेंस कर्व के साथ में उपभोक्ता की संतुष्टि अर्थात संतुलन को भी समझेंगे। मैप के माध्यम, कर्व इसके मैप के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम समझेंगे, जिससे कि कुछ भी, है ना, आउट ऑफ हेड नहीं होगा, सर के ऊपर से कुछ भी नहीं जाने वाला है, सब समझ आने वाला है। क्लियर है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने सेशन को दोस्तों। उपभोक्ता का साम्य, इसको लोड मत लीजिए, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया, मत सोचिए आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, बस ध्यान से सुनते रहें।
ध्यान से सुनते जाइए, अपने आप समझ आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस टर्म को ही क्लियर कर लेते हैं कि जिस टर्म को हम टॉपिक के नाम से जानते हैं, उपभोक्ता का संतुलन, ये ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ उपभोक्ता का साम्य या संतुलन, उपभोक्ता का ये साम्य है क्या एक्चुअल में, पहले इसको क्लियर कर लेते। सुनिए, व्यवहारिक रूप से मैं कुछ भी नहीं लिखने वाला हूं, समझिए। उपभोक्ता का संतुलन, संतुलन समझते हैं ना, बैलेंस करना। तराजू में दो पलड़े होते हैं, जिधर ज्यादा वेट होता है वो उधर की ओर झुक जाता है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, बराबर बोझ जो वेट होता है वो बराबर डालना पड़ता है दोनों पलड़ों पर, ठीक है ना। इसी तरह से एक कंज्यूमर जो होता है ना, उपभोक्ता जो होता है, उसके सामने भी एक तराजू ही मान लीजिए, एक तराजू में उसका पैसा, जो उसकी इनकम है, जो उसकी आय है, वो रखी हुई है, और दूसरे पलड़े में, तराजू के दूसरे पलड़े में क्या रखा हुआ है, उसको खरीदने वाली जो वस्तु है उसकी कीमत रखी हुई है। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी उपभोक्ता जब किसी वस्तु को खरीदता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है, उसकी प्राइस देखेगा, और उस प्राइस को मतलब उस वस्तु की कीमत देखेगा, और उस वस्तु की उस कीमत को अपनी आय के साथ में कंपेयर करेगा। अगर उस वस्तु की कीमत अपनी आय से मैच हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, तो वो व्यक्ति उस वस्तु को खरीदेगा। सही है ना। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ना संतुलन की, इसमें हमें संतुलन बनाना है दो वस्तुओं का एक साथ। इसका दो वस्तुओं को एक साथ देखना है, जिसे कहा गया है संयोग, दो वस्तुओं का संयोग। अब यहां पर मैटर मेन ये है, लिखना कैसे है आपको, कि भाई कोई भी उपभोक्ता होगा वो अपनी आय, अपनी सीमित आय है ना, जो उसकी आय है उसके अंदर अंदर, तो उसकी सीमित आय से उसी वस्तु को खरीदेगा जिससे उसे अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। भाई मान लेते हैं कि उसके मार्केट में एक ही तरह की दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु से उसे कम संतुष्टि मिलेगी और दूसरी वस्तु से उसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। जैसे मान लेते हैं कि आप परिचित हैं दोस्तों, एक मार्केट में घी होता है ना, तो एक देसी, एक जो है जिसे हम ओरिजिनल घी बोलते हैं, एक देसी घी होता है, और एक जो है नकली घी होता है ना, जैसे उसको हम डालडा बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के घी मार्केट में है। अब 2 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि दोनों का प्राइस एक ही है, दोनों का प्राइस एक ही है, या फिर अलग अलग भी मान सकते हो आप, अलग अलग भी मान सकते हो, नकली घी और असली घी, ओरिजिनल या ब्रांड में लिख लीजिए, किसी में भी आप तुलना कर लीजिए, खाली समझने के हिसाब से बता रहा हूं आप लोगों को। तो दोनों में दोनों वस्तु हैं, एक नकली और एक असली ओरिजिनल, तो दोनों में प्राइस का डिफरेंस है। अब उपभोक्ता के पास में इतना पैसा है कि वो ओरिजिनल को भी खरीद सकता है ना। जब ओरिजिनल को खरीद सकता है तो डुप्लीकेट को तो पक्का खरीद लेगा। तो उस वक्त उपभोक्ता देखता है कि उसकी जो संतुष्टि है वो दोनों वस्तुओं में से ज्यादा संतुष्टि कौन दे सकती है उसे, तो अपनी सीमित आय से वो उस वस्तु को खरीदना पसंद करेगा जो वस्तु उसकी अधिक संतुष्टि प्रदान कर सके, उसे अधिक संतुष्टि प्रदान कर सके। क्लियर है। अब यहां पर वह उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोग को खरीदेगा, ये एक अलग बात है, ये एक अलग मैटर है। क्यों अलग मैटर है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, उपभोक्ता का संतुलन। बस आपको याद इतना रखना है कि उपभोक्ता के संतुलन के अंतर्गत उपभोक्ता किसी एक वस्तु को ना खरीद करके दो वस्तुओं के संयोग को खरीदता है। वो दो वस्तुओं के संयोग को उस प्रकार से खरीदेगा जैसे कि मान लेते हैं कि एक तरफ 10 एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी, तो एक तरफ वो ए वस्तु को 10 ए वस्तु खरीदता है, तो उसकी आय के अकॉर्डिंग बी वस्तु कितनी खरीद सकता है वो देख लेगा, तो इन दोनों के संयोग को खरीदेगा, दोनों वस्तुओं को बैलेंस करके खरीदेगा जिससे उसे अधिक से अधिक संतुष्टि मिल सके। अब मान लेते हैं कि उसकी संतुष्टि है कि वो 20 ए वस्तु खरीदे और 10 बी वस्तु खरीदे, 20 ए वस्तु और 10 बी वस्तु, इससे उसको अधिक संतुष्टि मिल रही है तो वो इसी संयोग को खरीदेगा। फिर वो 30 ए वस्तु या 10 बी वस्तु क्यों खरीदेगा, समझिए यहां पर। हालांकि आगे और क्लियर समझ आने वाला है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, आराम से स्मूथली पढ़िए। इतनी बात समझ आई ना कि उपभोक्ता, कोई भी उपभोक्ता अपनी सीमित आय से उन वस्तुओं के संयोग को खरीदना पसंद करेगा जिससे उसकी अधिकतम संतुष्टि
प्राप्त होती है, जिससे उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। और अन्य शब्दों में समझिए कि प्रत्येक उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी सीमित आय से, अपनी कम आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है। कोई भी हो, चाहे वो सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उस कम पैसे में उसे ऐसी वस्तु मिले जो उसकी अधिक आवश्यकता को पूरा कर सके। जिस बिंदु पर उपभोक्ता को सीमित आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है वही संतुलन या साम्य बिंदु कहलाता है, मतलब उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहलाता है। और वो संतुलन बिंदु को अब यहां पर दिमाग में फिट कर लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं, दिमाग में संतुलन बिंदु क्या होता है मैं आगे बताने वाला हूं ना। संतुलन बिंदु कौन होता है? संतुलन बिंदु जहां पर उपभोक्ता कम कीमत पर अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाली वस्तुओं के संयोग को खरीद लेता है। जहां पर ये दोनों आकर आपस में मिलते हैं ना, क्या? कीमत और उसकी आय दोनों आकर मिलती है ना, वही संतुलन बिंदु कहलाता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि संक्षेप में अगर देखा जाए तो उपभोक्ता के साम्य से तात्पर्य, मतलब उसके संतुलन से तात्पर्य उसकी उस अवस्था से होता है जिसमें उसे अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। मेरे ख्याल से उपभोक्ता का संतुलन वाला ये कंसेप्ट आपका व्यवहारिक रूप से वो ना एक मोटा सा एक आपको क्लियर हो चुका है, इतना समझ आ चुका है ना, क्योंकि तीनों पैराग्राफ में हमने एक ही बात बोली है, तीनों पैराग्राफ में एक ही बात है, बस समझाने के लिए अलग अलग तरीके से आपको आपके सामने मैंने ये डेटा प्रेजेंट किया है। क्लियर है यहां तक का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों कि वो तत्व कौन से हैं जो उपभोक्ता के संतुलन को निर्धारित करते हैं, है ना। तो दो तत्व ऐसे, विशेष रूप से दो तत्व हैं। अब यहां पर मैं इसमें अब बात करूंगा जिस पर हम सेशन पहले ले चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व की, तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र, है ना। तो तटस्थता वक्र का विश्लेषण के अंतर्गत इंडिफरेंस कर्व का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण में उपभोक्ता का जो संतुलन का बिंदु होता है ना, जहां पर आय कीमत रेखा को तटस्थ वक्र स्पर्श करता है, ये समझिए आप। एक आपका इंडिफरेंस कर्व, जो इंडिफरेंस कर्व होता है, देखिए ग्राफ हमने इस प्रकार का देखा था, एक मिनट यहां बनाता हूं मैं, ग्राफ इस प्रकार का देखा था हमने इंडिफरेंस कर्व में भी। तो यहां पर देखिए क्या कहा उन्होंने कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां आय कीमत रेखा को तटस्थता वक्र स्पर्श करता है। अब मान लेते हैं कि आय और कीमत रेखा ये है, आय और कीमत रेखा ये है, ठीक है ना। अब आपका ये तटस्थता वक्र है, तटस्थता वक्र है, एक तटस्थता वक्र ये है, मतलब इंडिफरेंस कर्व है, और एक इंडिफरेंस कर्व आपका ये है। अब आप समझिए यहां पर कि ये, इसको हमने नाम दे दिया ए और इसको बोल दिया इस पर बी, ये वाली रेखा को। तो ये ए बी रेखा क्या है? आय कीमत रेखा है, आय और कीमत रेखा है। तो इस आय और कीमत रेखा को जो ये इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये कर्व कहां कहां पर टच कर रहे हैं दोस्तों? देखिए जो ये वाला कर्व है ये यहां पर टच करता है इसको, है ना, सबसे ऊपर। और जो ये दूसरा वाला जो कर्व है नीचे वाला, ये इसको दो जगह से काट रहा है, दो जगह से काट रहा है, मतलब संतुष्टि का स्तर इसका यहां पर प्राप्त होगा। तो कोई उपभोक्ता अगर किसी वस्तु को इस कर्व के अनुसार खरीदता है तो उसको संतुष्टि इतनी मिलेगी, जबकि दूसरे कर्व के अनुसार संतुष्टि इतनी मिलेगी, मतलब इस वाले वक्र से उसे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इसी बिंदु को यहां पर उपभोक्ता का साम्य बिंदु कहा गया है, या उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहा गया है। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा इसमें, है ना। तो इस उपभोक्ता का जो संतुलन है, जो साम्य है, इसको दो तत्व प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? आय और कीमत रेखा, क्योंकि हमने यहां पर इस रेखा को ए और बी रेखा किसको नाम दिया था? आय और कीमत वाली रेखा को। तो आय और कीमत की रेखा इसको प्रभावित करती है, और एक करता है इसको इंडिफरेंस मैप की रेखा। इंडिफरेंस मैप मतलब उदासीनता मानचित्र, है ना। और अब हमें जो पढ़ना है वो आय कीमत रेखा को समझना है बेहतर तरीके से, और साथ में उदासीनता मानचित्र को समझना है व्यवहारिक रूप से, जिससे कि पूरा हमारा भी बैलेंस बन जाए अंडरस्टैंडिंग का। जैसे उपभोक्ता का बैलेंस बनाना है ना, कम पैसे में अधिक वस्तु खरीदने का, ऐसा ही एक बैलेंस हमारा भी बनाना है, ताकि हम थ्योरेटिकल और व्यवहारिक दोनों रूप से बैलेंस के साथ में समझ सके। आई होप क्लियर होगा। चलिए तो सबसे पहले आय कीमत रेखा की हम बात कर लेते हैं कि आय कीमत रेखा किसे कहते हैं। तो इसी आय कीमत रेखा को हम बजट रेखा भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एग्जाम में आपको यह नया रूप भी देखने को मिल सकता है। बजट रेखा क्या है तो कंफ्यूज मत होइएगा, आय रेखा की ही बात, आय कीमत रेखा की ही बात तो चल रही है यहां पर।
क्लियर है? आइए, आय कीमत रेखा क्या है दोस्तों? तो आय कीमत रेखा, जिसे कीमत रेखा या आय रेखा भी कहते हैं, या सिंपल देखिए, एक मिनट पेन लेते हैं जिससे कि आपका क्लियर होगा। आय कीमत रेखा, अब इसमें देखिए ना, दो शब्द स्पष्ट नजर आ रहे हैं, दो शब्द स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। कौन कौन सा? आय और दूसरा क्या? कीमत। एक शब्द है आय और दूसरा है कीमत, ठीक है ना? तो आय कीमत रेखा क्या है भाई? कीमत रेखा और आय रेखा, अलग अलग भी बोल सकते हैं इसको। तो उपभोक्ता की आय और उसके द्वारा क्रय की जाने वाली, मतलब खरीदी जाने वाली वस्तु की कीमत। उपभोक्ता की आय, उसकी इनकम, और उपभोक्ता के द्वारा जो वस्तु खरीदी गई है उस वस्तु की कीमत के आधार पर यह तैयार की जाती है। क्या? आय कीमत रेखा। समझिए, यहां पर जो आय और कीमत रेखा है ये कैसे तैयार, ये आय कीमत रेखा है ना, ये ग्राफ था, ये आय कीमत रेखा हमने खींची, ये आय कीमत रेखा खींच दी, मान लेते हैं वही नाम दिया हमने ए और इधर बी। तो ये जो ए बी रेखा है दोस्तों, आय कीमत रेखा, जो ये आय कीमत रेखा है, ये किस आधार पर तैयार की जाती है? उपभोक्ता के आय पर, आय और उपभोक्ता के द्वारा खरीदी गई वस्तु की कीमत पर, है ना? तो आय और कीमत दोनों पर तैयार की जाती है ना, ठीक है? तो यह रेखा दो वस्तुओं के उन संयोगों को दिखाती है जिसे उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तु की वर्तमान कीमत के आधार पर खरीद सकता है। क्लियर है? तो आय कीमत रेखा क्या है? जिस कीमत रेखा की हम बात कर रहे हैं ना, और जो आगे ग्राफ में हम समझने वाले हैं, तो पहले उस ग्राफ को समझने से पहले कीमत रेखा को समझ लीजिए, क्योंकि ये इस पूरे ग्राफ में कीमत, आय और कीमत रेखा का ही खेल है दोस्तों। अगर ये समझ आ गया ना, सब क्लियर होगा। तो क्या है आय और कीमत रेखा? ये कुछ भी नहीं है, आय और कीमत दो चीजों से मिली हुई एक रेखा है, या ऐसा बोलिए, आय और कीमत रेखा उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता के द्वारा खरीदी गई वस्तु की कीमत, इन दोनों पर जो रेखा तैयार की जाती है उसी को हम आय कीमत रेखा कहते हैं। और ये आय और कीमत रेखा जो है ना, ये व्यक्ति की आय और कीमत को नहीं दर्शाती है, बल्कि व्यक्ति के द्वारा खरीदी गई दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाती है। समझिए, यहां पर दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाती है, याद रखिएगा इस बात को, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कि वस्तु, उपभोक्ता जिन दो वस्तुओं को खरीद रहा है उन वस्तुओं के संयोग को दर्शाती है, कि कौन सी वस्तु कितनी खरीदेगा, तो अपने बजट में दूसरी वस्तु उसको कितनी खरीदनी पड़ेगी, या दूसरी वस्तु ज्यादा खरीदता है तो पहली वस्तु को कम करना होगा। यह संतुलन को दिखाने का प्रयास यहां किया जाता है ना? अब थोड़ा सा दोस्तों हम इसी आय कीमत रेखा को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण दूंगा, आपको सटीक समझ आएगा, पूरा क्लियर समझ आएगा। आ जाइए प्रथम पेज पर, जहां मैंने आपको सुट्ठा और चाय की बात की थी ना, एक फोटो चिपका रखा है, तो जरा उसको भी उसी एग्जांपल से देख लीजिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैंने, क्योंकि आप शिक्षक हैं यार, तो पूरा हम एज इट इज नहीं रख सकते, नहीं तो आप लोगों के इमोशन जागेंगे और आपकी क्लास बंद करके आप निकल चलेंगे। तो ऐसा नहीं है, कहां चले जाए ना। तो पहले लेक्चर देख लीजिए भाई, उसके बाद चले जाइएगा। चलिए, थोड़ा सा डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा, यहां पर मैंने प्राइस चेंज कर दी है ना। चाय और सिगरेट को लिया तो है, बट कीमत चेंज कर दी। यहां पर कीमत हमने थ्योरेटिकल रखी है, जिससे कि लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बस, समझ रहे ना, भावनाओं को समझिए। आइए, उदाहरण के माध्यम से दोस्तों अगर इसको समझना चाहें तो ये और भी इजी हो जाता है, और भी आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है जरा देखिए। एक तरफ हमने सिगरेट को लिया, यार कलर कौन सा आ गया, ये व्हाइट येलो लेते हैं। ओके, एक तरफ हमने सिगरेट को लिया और एक तरफ हमने चाय को रख लिया, ठीक है ना। मेरे पीछे आ रहा है इसमें, यार एक बार थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो जाता हूं, इस स्लाइड के लिए मैं थोड़ा यहां से गायब हो रहा हूं, जिससे कि आपको समस्या ना आए, है ना। ये आपको क्लियर दिखेगा। और कहां पर है भाई? ओके, एक बार एक काम करते हैं, गायब होने से बेहतर है थोड़ा छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं एक्चुअली में सर कि आप दिखते नहीं है तो कंसंट्रेशन भटक जाता है ना। इसलिए मैं डोंट वरी, स्लाइड पर ही हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। तो अब समझिए, है ना, थोड़ा सा छोटा आकार हो गया है, लेकिन आवाज और थोड़ा सा समझते चलिए, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जरा देखिए अब तक।
थोड़ा सा एक पेन लेते हैं दोस्तों। एक तरफ हमने सिगरेट ली है और एक तरफ ली है हमने चाय। इसका कॉम्बिनेशन मेरे दोस्त बहुत अच्छे समझते हैं ना, कॉम्बिनेशन इसका क्यों बिठाया गया है, समझते चलिए खाली बस। यहां देखिए उपभोक्ता जो है, पहले चलिए इसको एक बार उदाहरण को पढ़ लीजिए तो आपको एक ग्राफ अपने आप समझ आएगा। देखिए मान लेते हैं कि एक उपभोक्ता है जिसके पास में सिर्फ 5 रुपए है। कितने हैं? 5 रुपए है, उसके पास मात्र 5 रुपए है, ठीक है। और वह चाय और सिगरेट पर उस 5 रुपए को खर्च करना चाहता है। क्लियर है? मात्र 5 रुपए है और उस 5 रुपए को वो चाय और सिगरेट पर खर्च करना चाहता है। अब चाय की कीमत, यहां पर बाजार में चाय की कीमत 20 रुपए प्रति कप है। कितनी है? एक चाय की कीमत कितनी है? 20 पैसे। रुपए बोल दिए क्या? सॉरी, पैसे। तो 20 पैसे प्रति कप है। और सिगरेट की कीमत है 5 पैसे प्रति सिगरेट, ठीक है ना। तो एक कप चाय की कीमत 20 पैसे और एक सिगरेट की कीमत 5 पैसे। अब आप बोलेंगे सर इतना सस्ता कहीं है क्या? तो मान लो ना यार कि 100 साल पहले की बात चल रही है, अब तो हो सकता है ना, ठीक है। तो एक चाय की कीमत 20 पैसे प्रति कप और सिगरेट की कीमत 5 पैसा प्रति सिगरेट। क्लियर है? यदि वह अपनी संपूर्ण आय को चाय पर खर्च करता, अब देखिए यहां पर देखिएगा दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन बिठाना है आप लोगों को, चाय और सिगरेट का, है ना। अब उसके पास टोटल कितने रुपए हैं? 5 रुपए। अब उस 5 रुपए में वो कितनी चाय खरीदे और कितनी सिगरेट खरीदे, ये उसको संतुष्टि कहां मिलती है वो बैलेंस करना है उसे। देखिए अगर वो उपभोक्ता अपने पूरे 5 रुपए को सिर्फ चाय पर खर्च करता है तो वो 25 कप चाय खरीद सकता है। और अगर वही व्यक्ति अगर उसी 5 रुपए को, पूरे 5 रुपए को अगर सिगरेट पे खर्च करता है तो वो 100 सिगरेट खरीद सकता है, ठीक है। और यदि इन मात्राओं को, जैसे कि कितनी चाय टोटल? 25 चाय 5 रुपए में, या फिर 5 रुपए में 100 सिगरेट। अब इस पूरी मात्रा को अगर हमें ग्राफ के माध्यम से पूरी मिला दे तो मेरे प्यारे दोस्तों वही आय और कीमत रेखा बन जाएगी। अब थोड़ा सा आप ग्राफ पर आइए, अब समझ आएगा आपको। देखिए मान लेते हैं कि उपभोक्ता अपने उस 5 रुपए से, इस 5 रुपए से कितनी सिगरेट खरीद सकता है? 100 सिगरेट। तो उसने ये टॉप स्तर पर आकर सिर्फ 100 सिगरेट खरीद लेता है। तो चाय कितनी खरीद पाएगा? चाय कितनी खरीद पाएगा? 0। क्लियर है? और अगर वो सिगरेट को कम कर देता है, मतलब 100 की जगह अगर 20 सिगरेट खरीदता है तो 20 सिगरेट खरीद रहा है, और तो चाय कितनी खरीद पाएगा? वो 5 चाय खरीद पाएगा, 5 चाय खरीद पाएगा। कैसे? इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आप लोगों के लिए मैं सब लिखकर रिटर्न करके लाया हूं ताकि आपको तकलीफ ही ना आए बिल्कुल भी। देखिए यहां पर अगर 5 चाय खरीदता है, ये 5 चाय खरीदता है तो 5 चाय कितने की हो जाएगी? 20 पैसे की एक चाय थी, तो 5 चाय कितने की? 1 रुपए की चाय हो गई। 1 रुपए की 5 चाय हो जाती है। और 1 रुपए ये 5 चाय खरीदता है तो सिगरेट कितनी? 80 सिगरेट खरीदा था, मतलब 80 सिगरेट। एक सिगरेट कितने की है? 5 पैसे की है। एक सिगरेट 5 पैसे की है तो 80 सिगरेट हो जाएगी दोस्तों इसकी 4 रुपए की। 80 सिगरेट 4 रुपए की, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया, 5 रुपए हो गए बराबर, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर वह 60 सिगरेट खरीदता है तो वो चाय की संख्या बढ़ा सकता है, मतलब 10 चाय खरीद सकता है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो भी आपका यहां पर ये 5 रुपए हो गए, ठीक है। क्योंकि 10 चाय के हो गए आपके 2 रुपए और 60 सिगरेट के हो गए आपके 3 रुपए, तो दोनों को मिलाएंगे 5 रुपए। यहां पर भी 40 सिगरेट और 15 चाय, यहां पर देख लीजिए 20 सिगरेट 20 चाय, कॉम्बिनेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और अगर पूरा पैसा वो चाय पर ही खर्च करना चाहे, मतलब 25 चाय लेना चाहेगा, तो यहां पर सिगरेट वो कितनी खरीद पाएगा? 0। समझ रहे हैं यहां पर? तो क्या कहा था कि ये जो मात्राएं हैं, जैसे 80 सिगरेट के साथ में 5 चाय, 60 सिगरेट के साथ में 10 चाय, 40 सिगरेट के साथ 15 चाय, अगर इनको हम ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, ये मिला दिया, ऐसे मिला दें, तो इसको मिलाने के बाद में इन बिंदुओं को अगर हम जोड़ेंगे, इन बिंदुओं को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ते हुए जो रेखा खींचेगी वही रेखा कीमत आय रेखा कहलाती है। कीमत आय रेखा कहलाती है। अब क्लियर हुआ है क्या? ठीक है ना। इसके अलावा भी दोस्तों अगर बात करें, इसके अलावा बात करें
तो इनके अलावा भी देखिए यहां पर जो रिक्त स्थान दिख रहे हैं ना, बीच बीच में रिक्त स्थान दिख रहे हैं बीच बीच में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये 3 पॉइंट ही बनाए हैं तो 3 ही होंगे, 3 नहीं दोस्तों। जैसे आप यहां पर 80 की जगह 90 भी कर सकते हो, 90 सिगरेट, है ना। तो यहां पर चाय की संख्या और कम हो जाएगी, चाय की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो बीच बीच में भी, तो मतलब किसी भी बिंदु को ये दर्शा सकती है, किसी भी बिंदु को दर्शा सकती है। क्लियर है। इन बिंदुओं के अलावा और भी बिंदुओं को दर्शा सकती है। आई होप कि उदाहरण के माध्यम से आय कीमत रेखा आप भली भांति रूप से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब अगर ये क्लियर है दोस्तों तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। या देखिए फिर बोल रहा हूं इकोनॉमी है, कोई भी अगर डाउट जाता है ना, तो क्योंकि जब आपको कोई डाउट होता है ना तो आप उस विषय को ज्यादा सीरियसली लग जाते हो, और आपको वो ना आप समझते, आपको ऐसा लगता है कि वो सब्जेक्ट टफ पढ़ रहा है। टफ जैसा कुछ नहीं होता यार, उसको ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस पर। नहीं समझ आ रहा है ना तो आप बताइए ना, हम तो रेडी आप लोगों को समझाने के लिए यार, हम कराएंगे ना क्लियर। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती हो तो हम करवाएंगे, लेकिन यार बस इतना ध्यान रखें कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक हम समझा रहे हैं ना, उसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा, है ना। दूसरा खाता खोलकर मत भेज जाना, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास भी नहीं होता है कि पढ़ा इकोनॉमी रहे और इकोनॉमी में आप कमेंट कर रहे हैं कि सर संविधान में फलानी चीज समझ नहीं आ रही है ना, कि आर्टिकल 307 के बारे में बता दीजिए क्या है। तो ये सब चीजें नहीं यार, इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं तो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए आप मुझसे, जो टॉपिक आपको पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड आप डाउट क्लियर करवाइए, तो वो हम करेंगे। लेकिन आप जो है इधर उधर का डाउट अगर पूछेंगे तो फिर वो कैसे चलेगा काम, है ना। थोड़ा सा ध्यान रहे इस चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदासीनता मानचित्र, क्योंकि जो उपभोक्ता का संतुलन को जो निर्धारित कर रहे थे वो दो तत्व थे। एक तत्व क्या था, कीमत रेखा थी, आय कीमत रेखा, और दूसरा उदासीनता मानचित्र। अब दोस्तों उदासीनता मानचित्र को मतलब इनडिफरेंस मैप को समझने से पहले हमें इनडिफरेंस कर्व को समझना पड़ेगा। इनडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, ये कर्व क्या होते हैं तो हम वैसे तो आपको पढ़ा चुके, लेकिन फिर भी एक बार आपके रिवीजन के लिए थोड़ा सा आपको इशारा कर दिया तो आप समझ जाएंगे। देखिए हमने बीच में कभी पढ़ा था ऐसा ग्राफ, इससे पहले एक तटस्थता वक्र नाम से क्लासेस थी, तटस्थता वक्र, उसमें कुछ हमने इस प्रकार का ग्राफ बनाया था, इस प्रकार का ग्राफ बना होगा, है ना। तो ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ था, जिस लेक्चर में हमने ग्राफ बनाया था वही था तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व। तो यहां पर इनडिफरेंस मैप को समझने के लिए इनडिफरेंस कर्व को समझना पहले जरूरी है। अगर इनडिफरेंस कर्व समझ आ गया ना तो इनडिफरेंस मैप अपने आप समझ आ जाएगा। क्या है इनडिफरेंस कर्व, देख लीजिए एक बार। इनडिफरेंस कर्व में क्या होता है दोस्तों कि जो कर्व हम खींचते हैं ना इनडिफरेंस, है ना, या कहें कि जो तटस्थता वक्र जो खींचते हैं हम, या उदासीनता वक्र खींचते हैं, वो एक संतुष्टि को दिखाता है, एक संतुष्टि को, और दूसरी संतुष्टि को फिर दिखाना है तो फिर दूसरा कर्व खींचना पड़ेगा, तीसरी संतुष्टि को दिखाना है तो तीसरा वक्र। मतलब जितनी संतुष्टि आपको दिखानी है उतने ही कर्व आपको खींचने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा कर्व बना दे या ऐसा ग्राफ बना दे जिसमें संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को या सभी स्तरों को एक ही ग्राफ में समझा दिया जाए, तो उस ग्राफ को हम उदासीनता मानचित्र कह देंगे, इनडिफरेंस मैप कहेंगे। क्लियर हुआ यहां से, है ना। क्योंकि इनडिफरेंस कर्व में एक संतुष्टि को ही दिखाया जा सकता, तो जितनी संतुष्टि दिखानी है उतने कर्व खींचने पड़ेंगे। लेकिन उदासीनता मानचित्र में आप संतुष्टि के सभी स्तरों को दिखा सकते हैं। आई होप क्लियर होगा इतना, ठीक है ना। तो अब यहां पर एक चीज और भी होती है, अगर आपने दोस्तों तटस्थता वक्र वाले सेशन को बहुत अच्छे से अगर आपने देखा होगा, फॉलो किया होगा, तो वहां आपको देखने को मिला होगा, हमने स्पेशली बताया भी था उसमें कि ऊपर का जो ये कर्व होता है, देखिए यहां पर जो कर्व है, 3 कर्व मान लो मैंने खींचे हैं, तो उपभोक्ता को सबसे अधिक संतुष्टि कौन सा कर्व प्रदान कर रहा है, ऊपर वाला कर्व, है ना। क्यों, क्योंकि अगर मैं रेखा खींचूंगा, आय कीमत रेखा, संतुष्टि कीमत रेखा खींचूंगा तो ऐसे खींचेगी, ठीक है। ये तीनों कर्व को लेकर 3 रेखा खींचता हूं, तब देखिए यहां पर व्यक्ति कहां ज्यादा संतुष्ट होगा, यहां कम में या ज्यादा में, ज्यादा में होगा ना। तो इसलिए कहा
कि ऊपर वाला जो कर्व है, ऊपर वाला जो वक्र है, वो नीचे वाले वक्र से अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। क्लियर है ना? चलिए, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम यहां पर मैं ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे। यहां पर वो ध्यान लगा ले दोस्तों, क्योंकि यहां से अब आपको पूरा सेशन क्लियर भी होने वाला है और अब यहां से कंप्लीट भी होने वाला है। अब यहां पर आपको सिर्फ उदासीनता वक्र रेखाएं समझनी है, उदासीनता वक्र रेखाएं समझनी है जो उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान कर रही है। जरा ग्राफ को देखिए, शायद फिर से छोटा रूप लेना पड़ेगा फिर से छोटा होना पड़ेगा। चलेगा? आ जाइए, इसको और समझ लीजिए, आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। देखिए, फिर से पहले की तरह हम सिर्फ एक बार उदाहरण को पढ़ेंगे, जो उदाहरण दिया गया है उसके साथ साथ में हम इस ग्राफ को भी समझते हुए चलेंगे। दोस्तों, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था, जब उपभोक्ता संतुलित होता है तो उस अवस्था में उपभोक्ता उसी तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व को चुनेगा जो उसकी कीमत रेखा को स्पर्श करता है। मतलब ये कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय से जिस वस्तु को खरीदेगा वो उसी वस्तु को खरीदेगा जिसकी आय और कीमत दोनों मैच हो जाती हो, और दोनों मैच होने के बाद में भी वो उसको अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करती हो। जैसे ये सभी कर्व मान लेते हैं कि एक विशेष संतुष्टि प्रदान करते हैं, किसको? उपभोक्ता को। ठीक है, अब यहां पर ये हमने आय और कीमत रेखा, ये एल एम, ये इसको नाम दिया हमने एल एम रेखा, ठीक है ना? तो ये एल एम रेखा जो है हमने यहां से खींच दी। अब इस उदाहरण को पढ़ते चलिए, अपने आप समझ आएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए, तो उपभोक्ता उसी तटस्थता वक्र, अर्थात कि ये वक्र कर्व दिख रहे हैं ना, इसको हम तटस्थता वक्र बोल रहे हैं, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको इनडिफरेंस कर्व, इसलिए मैंने यहां पर ये आईसी का एग्जांपल दिया। आईसी, आईसी फॉर क्या होता है? इनडिफरेंस कर्व, है ना? आई फॉर इनडिफरेंस और सी फॉर कर्व। तो देखिए यहां पर, तो उसी तटस्थता वक्र को चुनता है जो उसकी कीमत रेखा को, ये कीमत रेखा ना, एलएम क्या है? कीमत रेखा है, तो जो उसकी कीमत रेखा को स्पर्श करता है, टच करता है। एग्जांपल लीजिए, पी बिंदु, पी बिंदु पर कीमत रेखा एल एम और तटस्थता वक्र IC3 एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। क्या कहा? देखिए, पहले पी बिंदु कहां पर है? तो ये आय और कीमत रेखा पर ये पी बिंदु रहा आपका मध्य में, ये पी बिंदु रहा। अब ये पी बिंदु किसको दिया हमने? जहां पर ये कर्व, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व आय कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है, और जहां पर इसने टच किया, स्पर्श किया, उसी बिंदु को हमने पी बिंदु नाम दे दिया। तो देखिए यहां पर कि कौन सा कर्व स्पर्श कर रहा है इसको? इनडिफरेंस कर्व 3, इनडिफरेंस कर्व 3। तो इनडिफरेंस कर्व 3 आय और कीमत रेखा को स्पष्ट रूप से स्पर्श कर रहा है, इसलिए हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो ये इनडिफरेंस कर्व या वक्र 3 है ना, ये उपभोक्ता को सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। क्यों? अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि सर आपने ही तो बोला था कि जो ऊपर वाला कर्व होता है वो अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, नीचे वाला कम करता है, नीचे नीचे वाला और कम करेंगे, है ना? लेकिन यहां पर आप बोल रहे हैं कि ये वक्र जो कर्व 3 है ये अधिक संतुष्टि प्रदान कर रहा है, उसको वक्र 4 क्यों नहीं कर रहा है? समझिए, यहां पर वहां हमने जो बात की थी वो बिल्कुल सत्य है कि ऊपर वाला वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, लेकिन यहां पर मैटर, यहां आय का भी आ रहा है ना, सीमित आय का भी आ रहा है। तो उपभोक्ता के पास जितना पैसा है उसमें वो ये इनडिफरेंस कर्व 3 ही खरीद पा रहा है, ठीक है ना? तो ये 3 खरीदता है तो इसमें उसको सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान होती है। अगर वो इसमें इन्वेस्ट करने चला, कर्व 4 में अगर इन्वेस्ट करने चला, तो देखिए उसके पास जो आय थी ना वो कम पड़ गई, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सके और इतनी अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके। और अगर वो नीचे जाता है, कर्व 2 में जाता है, कर्व 2 में जाता है या कर्व 1 में जाता है, इनडिफरेंस कर्व 1 में जाता है, तो उसकी संतुष्टि घट जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो वो कम में क्यों जाएगा? उसकी आय और कीमत रेखा जो है ना वो स्पर्श कर जाती है इस बिंदु पर, तो वो इसी बिंदु पर अधिक संतुष्ट होगा, इसलिए इसी को खरीदेगा। मेरे ख्याल से समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, ध्यान से इसको ढंग से पढ़ेंगे ना तो भी आपको क्लियर समझ आएगा। देखिए कर्व 3, अब मैं इनडिफरेंस कर्व बार बार नहीं बोलूंगा, सिर्फ कर्व बोलूंगा ना। तो देखिए यहां पर
P बिंदु पर कीमत रेखा LM कर्व 3 एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसी बिंदु P पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर कर्व 4 को खरीदने चलेगा ना, तो जो आय है उसकी कीमत रेखा जो है ना, कीमत रेखा के ऊपर पहुंच जाए, उसकी आय से ऊपर पहुंच गई इसकी कीमत, जिसके लिए उपभोक्ता की वर्तमान जो आय है ना वो कम पड़ चुकी है। और वक्र 1 कर्व 1 उसको कम संतुष्टि प्रदान करेगी, मतलब वह कीमत रेखा के नीचे है, अतः उसे उससे कम संतुष्टि प्राप्त होती है। अब बचती है कर्व 2 वाली रेखा, तो यह LM रेखा P1 और P2 बिंदु पर काटती है। देखिए जो कर्व 2 वाली रेखा है ये P बिंदु पर काट रही है और P2 पर काट रही है, ठीक है ना। तो इसको भी उपभोक्ता खरीद सकता है, लेकिन अधिकतम संतुष्टि जो है उसे कर्व 3 से ही प्राप्त होती है। क्लियर दोस्तों, यहां तक का है ना, क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो ना इसमें, पूरे सेशन में कोई भी डाउट हो, वैसे छोटा सा सेशन था, फिर भी कोई डाउट हो बिल्कुल मुझे बताइएगा, मैं सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। अगला सेशन जो होगा वो उपभोक्ता की बचत पर होगा। अभी कुछ दिन ये छोटे छोटे सेशन ही चलेंगे, छोटे छोटे पार्टी चलेंगे, अभी कोई एक ऐसा बड़े टॉपिक नहीं है। और सभी टॉपिक को मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि 2-3 टॉपिक को एक साथ मिलाकर एक ही सेशन दे दूं, क्योंकि उसमें फिर आप लोग बोर होने लग जाते हो। इसलिए एक टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक व्यवहारिक रूप से समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। कोई जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी भी नहीं होना चाहिए। जितना पढ़ रहे हो ना बेहतर पढ़िए, ज्यादा नहीं बेहतर पढ़िए। बेहतर पढ़ेंगे तो आप जो है और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेक्चर लेने के बाद आप किसी भी पुस्तक से पढ़ोगे ना, तो अब आपको ये टॉपिक कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।